Ganesh Shankar Vidyarthi Award for Hindi Journalism and Creative Literature for 2010 from the President of India. He was honored with the Ramnath Goenka Excellence in Journalism Award for the Journalist of the Year 2013. He has also won the Indian News Television Award 2014 for the Best News Anchor in Hindi. He, I must add, is pleased and why Watch News TV anymore. It gives me immense pleasure to invite on the stage Mr. Ravi Kumar. Please give him a big hand. I will quickly request Shrijan Pansar to just give a flowering thought as a token of our appreciation. शुक्रिया आप सभी का मुझे यहाँ बोलने का मौका देने के लिए। आप लोग और हम लोग कलाम साहब की याद में यहाँ जुटे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब या आप में से ज्यादातर उनकी प्रेरणा से अपने अपने इलाके में कोई नया कलाम लिख ही रहे हैं। अलग अलग इदारों में अलग अलग काम के समस्या बोलने की नहीं, समस्या ये है कि क्या बोला जाए। इस देश में, हमारे देश में, जिसे हम इस देश कहते पुकारते हैं, बोलने के लिए असंख्य मुद्दे हैं, तो कहां से बोले। और खासकर वैसा एंकर बोले जिसकी टीआरपी करीब करीब 0 हो तो अच्छा नहीं लगता है। क्या पता बोलना शुरू करें और आप लोग उठ के चले गए हॉल से, तो आपके देश में बहुत कम ऐसे न्यूज एंकर हुए हैं जिनकी रेटिंग 0 आती है। उनमें से एक क्या होता है कि जब आप 0 के पास पहुंचते हैं तो 0 की एक खूबी है, जब आप 0 पे होते हैं तो आप करोड़ों लोगों के पास पहुंच जाते हैं, है ना। जब नंबर 1 होते हैं तो आप बहुतों से दूर हो जाते हैं। तो मुझे 0 होने में बहुत फख्र महसूस होता है कि मैं 0 पे हूं, क्योंकि मैं बहुत लोगों के करीब हूं। क्योंकि हमारे देश में बहुत से लोग करोड़ों की संख्या में बहुत सी चीजों से पीछे हैं। तो एक तरह से उनके पास, उनके नजदीक, उनकी तरफ से देखने और सोचने का मौका मिलता है। ये एक फायदा है 0 टीआरपी एंकर होने में। नुकसान ये है कि आपकी नौकरी जा सकती है। ये हो सकता है कि आपको कोई हटा दे कि आपकी रेटिंग 0 आ रही है। तो आगे बात करने से पहले आप में से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप हाथ उठा के बता सकें, बुरा ना लगे तो, कि आप में से कितने लोग अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन में गए हैं। अच्छी खासी संख्या है, यूपी है शायद इसलिए, है ना। लेकिन ये एक राहत की बात है। जो लोग अपनी जिंदगी में कभी किसी धरना प्रदर्शन में नहीं गए, उन्हें सोचना चाहिए कि क्या वो इस लोकतांत्रिक देश के सच्चे वारिस हैं। लोकतांत्रिक होने का मतलब क्या होता है? वोट देना अंतिम लोकतांत्रिकता आपकी नहीं है। लोकतांत्रिक होने का मतलब होता है कि आवाज उठाएं अपने लिए भी, और जब दूसरा सही आवाज उठा रहा हो तो उसके लिए भी। हम में से बहुत सारे लोग जब किसी शहर में धरना प्रदर्शन को देखते हैं
बहुत दिनों से, तो हमारे माँ बाप के समय से, हमारे दोस्तों के समय से और अब जो नई पीढ़ी है, वो सारे लोग धरना प्रदर्शनों को बहुत ही हिकारत की निगाह से देखते हैं। और यही हुआ जब मुंबई में अंबेडकर भवन की इमारत गिरा दी जाने के बाद जो गरीब तबका है दलितों का या गैर दलितों का, उन लोगों ने एक बड़ी सभा की मुंबई में, लेकिन मीडिया ने उसे ट्रैफिक जाम की समस्या के रूप में देखा। उस मुंबई में आए दिन बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम लगते रहते हैं। हमारी दिल्ली में मैं कल ही एक जाम में फंसा रहा 1.5 घंटे तक, और मुझे पता ही नहीं चला कि उस रास्ते पे जाम क्यों था, क्योंकि ना तो कोई गाड़ी टूटी थी ना कोई बस पलटी थी, लेकिन फिर भी उस जगह पर 1.5 घंटे का जाम था। लेकिन जब लोग अपनी आवाज को लेकर, अपने उसूलों को लेकर आवाज उठाने के लिए सड़क पर निकलते हैं, तो हमारे ही बीच से, आपके बीच से बने हुए पत्रकार उसे ट्रैफिक समस्या के रूप में देखते हैं, कानून व्यवस्था की समस्या के रूप में देखते हैं। अब इस प्रवृत्ति को जरा ध्यान से समझिएगा। ये वो प्रवृत्ति है जो एक मानसिकता तैयार कर रही है कि जितने भी लोग लोकतांत्रिक हैं या जिनके भीतर लोकतांत्रिकता बची हुई है, उनको कमतर बताया जाए, उनको बताया जाए कि ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इससे फायदा किसको है? इससे फायदा हुकूमत को, किसी भी प्रकार की हुकूमत को है। और हुकूमत सिर्फ वही नहीं है जिसे आप वोट देकर चुनते हैं। हुकूमत में उसके यार दोस्त भी शामिल हैं। एक यार है उद्योगों वाला, जिनके रिश्तेदारों को सुरक्षा दी जाती है, सीआरपीएफ वाली, और एक यार है हमारा मीडिया वाला। दुनिया भर में ये 3-4 यार मिलके स्टार यार कलाकार कर रहे हैं, दुनिया भर में। अभी अमेरिका में जब बर्नी सैंडर्स का इलेक्शन हो रहा, तो बर्नी सैंडर्स क्या बात कर रहे थे? हालांकि अब वो बदल गए, तो वो बात कह रहे थे, उसी के खिलाफ बात करने वाले के समर्थन में खड़े थे, पर उनके समर्थक निराश नहीं हुए। ये प्रवृत्ति बताती है कि नेता और समर्थक के बीच में एक रिश्ता होने का जो भ्रम पैदा किया गया था आपके हिंदुस्तान में भी और दुनिया भर में भी, कि जो जैसा नेता है वैसा ही समर्थक है, नेता चाहे जैसा भी होगा समर्थक हमेशा उसका ही होगा। बर्नी सैंडर्स के मामले में ऐसा नहीं हुआ। वो जब कल अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन में हिलरी क्लिंटन का समर्थन कर रहे थे, तो उनके सारे समर्थकों ने बर्नी के लिए तो नारे लगाए, लेकिन हिलरी क्लिंटन के लिए नारे नहीं लगाए। हिंदुस्तान में भी ऐसा होगा, आए न दिन आज न कल होगा। वहां क्या हुआ कि जब बर्नी सैंडर्स ने एक बात कही कि छात्रों को लाखों रुपए का कर्ज लेकर पढ़ाई करनी पड़ रही है, हम इस व्यवस्था के खिलाफ हैं, इस तरह की कुछ और बातें कही, तो वहां का मीडिया बर्नी सैंडर्स के खिलाफ हो गया, उसे पागल की तरह दिखाया। उसे कई जगहों पर टीवी स्टूडियो पर मैं उस वक्त था, ये चर्चा होने लगी कि जो कम्युनिज्म का आइडिया है वो फेल हो गया है, वही फेल आइडिया बर्नी सैंडर्स आजमाना चाहते हैं और उसी रास्ते पर अमेरिका को ले जाना चाहते हैं। पर ये तो फेल आइडिया नहीं है। आपके ऊपर 50 लाख, 15 लाख, 20 लाख 3rd क्लास प्राइवेट एजुकेशन के नाम पर शिक्षा थोपी जा रही है, और उसके खिलाफ कोई आवाज उठाए तो उस आवाज उठाने वाले को पूरी आर्थिक नीति के खिलाफ भी आप कर देते हैं। ये हमारी जो अर्थव्यवस्था चल रही है उसको ध्वस्त करने की कोई योजना चल रही है। यही अमेरिका में हुआ। ब्राजील में भी एक नया खेला, मीडिया, वहां की राष्ट्रपति एक महिला चुनी गई, उनकी अपनी कमजोरियां नहीं, उनकी नीतियों में भी कुछ खराबी थी, लेकिन जब उन्होंने कुछ मामलों में, भ्रष्टाचार के कुछ मामलों में कदम उठाने शुरू किए, तो सेना के लोग, सेना, कॉर्पोरेट और मीडिया, इनका एक नेशनल पैक्ट बना
और तूफान आंधी की तरह खबरों में लिखा गया कि ये जो महिला हैं ये ब्राजील के खिलाफ और उनके खिलाफ महाभियोग लाए। अब एक इंटरसेप्ट नाम की एक वेबसाइट है, पत्रकारों की है। हमारे देश में तो पत्रकारिता ये सब बंद है, कुछ लोग कर रहे हैं। तो उसने कुछ फोन रिकॉर्ड ट्रेस किए जिसमें पत्रकार, सेना और विपक्ष के लोग प्लान बना रहे हैं किस तरह से हम इनको यहां से हटा दें ताकि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो इनकी जांच है वो हम तक ना पहुंचे। दिल्मा रोसेफ उनका नाम था, जो अब हट गई। वहां की जनता अभी सदमे में है कि ये क्या हुआ, उसके साथ क्या है। एक तीसरी घटना बताता हूं, हिंदुस्तान का उदाहरण नहीं दूंगा, आप दुखी हो जाएंगे, वैसे ही बहुत लोग मुझसे दुखी रहता है। तो ब्रेक्सिट हुआ, तो ब्रेक्सिट में लोगों ने ये फैसला किया, जिन लोगों ने उस तरह वोट दिया कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाना चाहिए, उसके बारे में तरह तरह के लेख आने लगे और उनको ही गाली दी जाने लगी, ये कहकर कि जिन लोगों ने ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अलग होने के हक में मतदान किया है वो अनपढ़ लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो मीडिया उन्हीं लोगों को ही गाली देने लगा बजाय ये समझने के कि आखिर क्यों उन लोगों ने इतना बड़ा फैसला किया जिससे उनकी देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सके। इस सवाल का जवाब यही है कि जिस अर्थव्यवस्था के हक में मीडिया लिख रहा था उस अर्थव्यवस्था से उन 50% लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। ये सिंपल हिसाब है। अब आप इस ट्रेंड को नहीं समझेंगे कि दुनिया भर में आपके लोकतांत्रिक होने के खिलाफ कितने सारे ऐसे प्रभाव पैदा किए जा रहे हैं जिससे आपको डेमोक्रेटिक होना आपके लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। कहीं भी हिंदुस्तान में भी अभी मैं आऊंगा, मैं छोड़ के नहीं जाने वाला। तो ये एक डिजाइन के तहत ये हर जगह हो रहा है। मीडिया निश्चित रूप से कॉर्पोरेट का है, कॉर्पोरेट से ही चलना है उसे, और एक बाजार की प्रतिस्पर्धा से ही चलना है, लेकिन फिर भी उसके कुछ बुनियादी उसूल हैं। मेडिकल कॉलेजेस बहुत सारे प्राइवेट हैं, वो कॉर्पोरेट सिस्टम से चलेंगे, लेकिन उसके भी कुछ बुनियादी उसूल हैं कि डॉक्टर अगर जरूरत नहीं है किडनी बदलने की, लेकिन अस्पताल के मुनाफे के लिए वो आपकी किडनी बदल दे, आपको जागना तो पड़ेगा, जागना तो पड़ेगा और आपको इन सब सवालों को सोचना तो पड़ेगा कि अमेरिका में ही उसके मेडिकल सिस्टम में ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं और हिंदुस्तान के ही डॉक्टर ने किताब लिखी है कि मेरा बस चले तो मैं अपने बच्चे को यहाँ डॉक्टर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इसे कौन सी दवा लिखनी है और क्या ऑपरेशन करना है ये उसका इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट तय करता है हॉस्पिटल आईसीयू के भीतर। तो ये तरह से ये उनका प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। हम लोगों को ये सोचना चाहिए, यहाँ आने से पहले मैंने कहीं पढ़ा कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी सिस्टम में, कैलिफोर्निया वहाँ का एक राज्य है, इलाका है जो भी अमेरिका का, अच्छा मौसम है, वहां पे 45,000 छात्र ऐसे हैं जो बेघर हैं। मैंने किसी से पता किया कि 45,000 छात्र एक शहर में बेघर कैसे हो सकते हैं। क्या हम नहीं समझ रहे हैं, या वहां बेघर होने का मतलब कुछ ऐसा है कि घर उसका हो जिसके पास 2 कमरे का मकान हो, और बेघर शायद हम उसे कहें जो किसी सरकारी किसी इंदिरा आवास योजना टाइप के दिए हुए मकान में रहता हो। तो मुझे पता चला कि ये लोग लोन से पढ़ते हैं इन विश्वविद्यालयों में जिनकी फीस 50 लाख 60 लाख रुपए है, लेकिन इनके पास अपना घर नहीं है। ये 45,000 लोग कैलिफोर्निया की सड़कों पर रात को टेंट लगाते हैं और सोते हैं। ये सब खबरें आपको इधर मिलेगी नहीं पढ़ने के लिए। जो वहां जाता है समंदर का, हवाई जहाज का फोटो लगाता है इधर अमेरिका गए थे, यही देख के वो आता है। ये हम हकीकत अपने ही देश में, अपने ही राज्य में नहीं देखना चाहते हैं। वो इसलिए कि धीरे धीरे हम सब ने अपने भीतर की लोकतांत्रिकता, लोकतांत्रिक होने की संभावनाओं को सीमित कर दिया है। हम बहुत दायरे में, बहुत सीमित दायरे में अपने डेमोक्रेटिक अधिकार को, अपने डेमोक्रेटिक ख्वाब को
लोकतांत्रिक होने के सपने को उसमें उड़ने की छूट देते हैं। ये हम सब ने किया। हम मेरे में भी हो सकती है ये बात आप सब में भी हो सकती है। अभी आप नहीं समझेंगे, लेकिन आपको एक दिन समझना पड़ेगा। ये जो सिस्टम है कि आप 45,000 छात्र, दुनिया के 10 बड़े शीर्षस्थ विश्वविद्यालयों के 45,000 छात्र बेघर हैं, इसे सोचना तो पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। लेकिन आप नहीं सोचना चाहते, क्योंकि आपकी लोकतांत्रिकता हिंदू बनाम मुस्लिम टाइप के फटीचर किस्म के मसलों में फंसी हुई है। हर दूसरे तीसरे दिन आपके हिंदुस्तान के टेलीविजन के चैनलों पर ये हिंदू मुसलमान का मसला किसी न किसी रूप में आता है, किसी न किसी रूप में आता है। किसी बहस में हिंदू में कोई कमी होती है, किसी बहस में मुसलमान में किसी कोई कमी होती है, और उन कमियों का फायदा उठा के आपको बदहवास किया जा रहा है, आपको पागल किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं कि आप जागरूक हो रहे हैं, आप कुछ नए सवाल पूछ रहे हैं। आपके इस पागलपन की आंधी में रह जाने से लाभ हुकूमत को है, क्योंकि फिर आप ये सवाल नहीं पूछेंगे कि जिस पत्रकारिता की पढ़ाई पढ़ने के बाद 10,000 रुपए की सैलरी नहीं मिलती है, उस पत्रकारिता की पढ़ाई पढ़ने के लिए प्राइवेट कॉलेज में 15 लाख रुपए हमको क्यों देना चाहिए? अगर आप इतना भी बुनियादी सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं है, अगर आपको इतनी मदहोशी छा गई है कि सुबह शाम आपको हिंदू बनाम मुसलमान का कोई ना कोई मसला सूझ रहा है, या टीवी एंकर की बातें आपको जायज लग रही हैं, तो लिख के रखिएगा, बहुत मुश्किल से और मेहनत से अर्जित की हुई आजादी, इसको खाक में मिलाने का काम आप लोग कर रहे हैं, इसको मिट्टी में मिलाने का काम आप लोग कर रहे हैं। इस बहस में अगर आप शामिल हैं तो ये बहुत मुश्किल से, ऐसी आंधियां हर वक्त देश में चली हैं जहां पर हमें उकसाया गया, भड़काया गया कि हम एक दूसरे के समुदायों से नफरत करें। और अगर आप इसका ड्राइंग करेंगे तो हर समुदाय अलग अलग मसलों पर हर समुदाय से नफरत कर चुका है और कर रहा। इसका एक ही मकसद है कि जो मेहनत से संस्थाएं हमने बनाई है उसका सर्वनाश कर दो। रोज रात को 9 बजे जाओ और कभी कैराना तो कभी अलीगढ़ तो कश्मीर के हवाले से इस तरह की बदहवास बदगुमान बहसों में खो जाओ, ताकि आप ये कभी सवाल ना करो कि हम क्यों 15 लाख रुपए पढ़ाई करेंगे, देकर पत्रकारिता की पढ़ाई करें और हमें 10,000 रुपए की नौकरी नहीं मिलती। वही पढ़ाई सरकार के बनाए हुए कॉलेज में अगर हम 50,000 रुपए में पढ़ सकते हैं तो सरकार कॉलेज क्यों नहीं बनाती है? वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कला की पढ़ाई के लिए सरकार के कॉलेजों में प्राध्यापक क्यों नहीं रखे जा रहे हैं? जब हम ये सवाल पूछेंगे तो ये सवाल सिर्फ समाज का नहीं होगा, ये सवाल हमारा भी है। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में ही वर्कलोड जैसा कुछ सिस्टम आया और 15,000 नौजवान से लेकर प्रौढ़ शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई। एक शहर में सरकार की कोई ऐसी नीति हो सकती है, किसी विभाग की नीति हो सकती है कि 15,000 नौजवान से लेकर प्रौढ़ तक लोग एक झटके में बेरोजगार हो सकते हैं। यह हिम्मत हुकूमतों में कहां से आती है? यह हिम्मत इसलिए आती है कि उनको विश्वास है कि आपको हिंदू मुसलमान के अलावा कोई और मसाला फिल्म अच्छी नहीं लगती। पागलपन का एक दौरा चल रहा है, हर दौर में इसका कोई ना कोई रूप आ जाता है, उसका दौरा चलत। आप ये सब सवाल नहीं करते, इसीलिए मैंने पूछा कि क्या आप इन सब सवालों को लेकर, जो आपके हक के सवाल हैं, कभी किसी धरना या प्रदर्शन में गए हैं? अगर गए हैं तो पानी की बौछारें खाते वक्त, 1-2 लाठी खाते वक्त आप उस पुलिस का भी दर्द समझेंगे और उस लोकतंत्र में अपनी भागीदारी की भूमिका को भी समझेंगे, जो हम सब नहीं निभाते हैं। अब तो आलम यह है कि विश्वविद्यालयों में यह पूछा जा रहा है कि आप पढ़ने आए हैं, आप धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। यही काम अंग्रेजों ने किया होता तो आज आपके पास भगत सिंह शहीद आजम की तस्वीर भी नहीं होती टांगने के लिए।
चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, शहीद भगत सिंह, और उनकी शहादत से ज्यादा भगत सिंह की काबिलियत उनकी विद्वता में है। 23 साल का वो लड़का, उनकी लिखावट को पढ़िए, उसकी जो विद्वता है उसकी बातों में, वो कहां से आई? वो संघर्ष करते हुए, देश की समस्याओं को समझते हुए और तरह तरह की किताबों को पढ़ते हुए इतनी कम उम्र में आई कि भगत सिंह जो लिख गए उसी को पढ़ते हुए आप इस हैरानी से भर जाएंगे कि ठीक है, हम किसी आंदोलन में ना भी जाएं, इतने कम उम्र में उन्होंने क्या किया होगा? जबकि उन शाम में, उस वक्त की रातों में, रात तो होती नहीं थी, बिजली तो होती नहीं थी, तब वो कब पढ़ लेते होंगे इतनी सारी किताबें? तब कब नेहरू पढ़ लेते होंगे इतनी किताबें, या गांधी इतनी किताबें पढ़ लेते होंगे, या तिलक कब इतनी किताबें पढ़ लेते होंगे? तो हम इस दौर में आ गए हैं कि हम इन किताबों से दूर रखा जाए, और ये आज नहीं हो रहा, ये 2 साल से नहीं हो रहा, ये 10-15 सालों से हो रहा है। कोई ये सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं है। खेत खेत में इंजीनियरिंग कॉलेज खड़े कर दिए गए। अगर आपकी 1 लाख की प्राइवेटाइजेशन से योग्यता आती है, मुझे बताइए, 20 साल हो गए हमें बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के, कर्नाटक से लेकर बेंगलुरु तक, क्या उनमें से कोई भी विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग कॉलेज बना है? बताइए, बना है? जो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिनके मास्टरों ने बनाया, जैसे भी बनाया, कम तनख्वाह में बनाया, जैसे भी बनाया, उनको हम दिन भर लाने भेजते रहते। उनकी फीस भी महंगी की जा रही है कि एक बार आप सोच लें कि ये 5 लाख रुपया IIT में दे ही रहे हैं, तो 10 लाख और भी प्राइवेट में देके पढ़ लेंगे। इतना कोचिंग पर जो खर्च हो ही रहा है वो कर लेंगे। प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूलों को खत्म करके लाया गया। अब हम मरे जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, और कमाई कहीं दिखती नहीं, बचती नहीं है। तो कभी स्कूल में जब वो इतना क्वालिटी दे रहे हैं, तो मुझे बताइए फिर बच्चे शाम को खेलने के बाद कोचिंग करने क्यों जा रहे हैं? तब सोचिएगा ये सब सवाल। ये सवाल तभी सोचिएगा जब आप टीवी देखना बंद कीजिएगा, बंद कर दीजिए। अगर हिंदू मुसलमान को लेकर नफरत ही करना है तो आज से अखबार बंद कर दीजिए और टीवी बंद कर दीजिए। आप नफरत कीजिए और साथ में 1000 रुपए भी बचाइए। ये आइडिया कैसा है? ये आइडिया अच्छा है कि नहीं अच्छा है? आप करो नफरत, बोलो मुसलमानों को हिंदू से नफरत करें और हिंदू को बोलो ना मुसलमानों से नफरत करें। भर लो अपना प्यार, बुझा लो अपने प्यास। कब तक और किस हद तक हम करेंगे? बेशर्मी की हद तक हम गिर गए हैं इस मसले को। कोई बोलने वाला नहीं है, दादागिरी के दम पर धमकाया जा रहा और डराया जा रहा, कोई बोलने वाला नहीं, और किसी को समझ में ये बात नहीं आ रही है। तो जब आपने यही तय कर लिया है, जब आपके कारण तर्क इतने मजबूत हैं, तो टेबल और केबल कनेक्शन कटवा दीजिए। 500 रुपए वो बचेंगे और 500 रुपए अखबारों के बचेंगे। तो इधर नफरत ही करनी है आपको, 1000 बचा लो यार, उसके समोसे खाना, फिर शाम को हिंदू मुस्लिम करना। अगर इतने ही विद्वान लोग आ गए तो इतना क्या हो रहा है आपके देश में कि हर दूसरे हफ्ते ये एक मसला आता है, और वो कभी राष्ट्रवाद की चादर ओढ़ कर आता है, कभी कोई और बात को लेकर चादर ओढ़ के आता है। कभी गरीबी का मसला नहीं आता टेलीविजन, कभी ये फीस का मसला नहीं आता। आप देना चाहते हैं 20 लाख रुपया फर्नीचर पढ़ाई के लिए, 3rd क्लास पढ़ाई होती है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जहां जर्नलिज्म की पढ़ाई होती है, वो ना है, 3rd क्लास पढ़ाई होती है। 10 लाख रुपए फीस मजाक है। आप इसी शहर के दैनिक जागरण, अमर उजाला के पत्रकारों से जाकर पूछिए कि उनके खाते में 10 लाख बचाने के लिए उन्होंने कितने साल की नौकरी की, और हम पे 10 लाख आपके बच्चों पे। इसीलिए ये बार बार हिंदू मुसलमान का सवाल आ रहा है। कमियां दोनों तरफ है, लड़ लीजिए जाके उसको, अगर यही मसला है। कमियां हमारे और आप में भी है। 2 कमी आप में निकल जाएगी, 4 कमी मेरे में निकल जाएगी। कैसे नहीं निकलेगी? देवता थोड़ी होंगे। तो ये दौरा छाया हुआ, दौरा पड़ गया। जब मैं टेलीविजन मैं तो नहीं देखता हूं, लेकिन जब कभी कभार खोलता हूं तो लगता है कि दौरा चला हुआ है सब। कितनी भूख हो सकती है नफरत पैदा करने की लोगों में।
तो सोचिएगा, ये इसलिए किया जा रहा है कि आपके भीतर के जो लोकतांत्रिक सवाल हैं वो आप उठाने बंद कर दें, वो आपको समझ में ना आए। आप आंधियों के साथ खरपतवार की तरफ उड़ जाएं, कभी इस किनारे लगे और कभी उस किनारे लग जाएं, यही आपकी नियति है। जब तक आप बुनियादी सवाल नहीं पूछना शुरू करेंगे, आप लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग इस देश में इसके बावजूद अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे नेता भी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत जगहों पे मंत्री भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्या बात है कि ये इस तरह की आंधी हिंदुस्तान की पत्रकारिता पर छाई है। क्या बात है, मैं अपने ही खिलाफ बोलता हूं। ये जो एक एक एंकर पैदा किया गया है, जिससे उम्मीद की जाती है कि वो यूरिया में भी बोले, नीम कोटेड यूरिया की सच्चाई क्या है आपको ये भी बताए, फसल बीमा योजना की सच्चाई भी बता दे, पंचायती राज में घपले कैसे हो रहे हैं वो भी ये बता दे। मुमकिन है क्या? पत्रकारिता के सिस्टम से धीरे धीरे रिपोर्टर को गायब किया जा रहा है और स्टार पैदा किए जा रहे हैं, ताकि उनकी फोटो खींचते रहे गेट पे, ट्विटर पे 20 लाख लोग फॉलो करें, और अंत में ये मैं अपने ही खिलाफ बोल रहा हूं, अपने ही जोखिम में बोल रहा हूं, आपको ये फोटो समझ में नहीं आएगा। क्या मैं भारत के सभी विषयों के साथ न्याय कर सकता हूं? नहीं कर सकता। जो शिक्षा कवर करने वाला संवाददाता होगा वो दिन भर वहां गुजारेगा, उसकी अपनी ईमानदारी हो नहीं हो कुछ तो खबर लेकर आएगा, वो बताएगा। मैं कैसे जान सकता हूं? इसीलिए ये नहीं संभव है, इसीलिए ज्यादातर एंकर पागल हो गए हैं। मुझे भी कभी कई बार पागल होना पड़ा, इसीलिए वो भड़का रहे हैं आपको, क्योंकि ये सबसे आसान काम है। अगर आपको लगता है ये सबसे जरूरी है तो कर लो ये काम, फिर बाद में मत पूछना कि ये 15 लाख रुपए की 3rd क्लास की जर्नलिज्म की पढ़ाई हम पे क्यों थोपी गई। अगर इस मुल्क की हुकूमत में इतना इकबाल बचा हुआ था तो उसने एक सरकारी कॉलेज क्यों नहीं बनाकर दिखाया? कोई सरकार ये क्यों नहीं कहते कि हमारे 10 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने 6 ऐसे बड़े सरकारी कॉलेज बनाए हैं जहां हमारे मुल्क के गरीब बच्चे सस्ती पढ़ाई पढ़ सकते हैं और सबसे अच्छी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। ये बार बार क्यों आ रहा? इसलिए कि हम लोगों ने असली सवाल पूछने बंद कर दिए और उनको पता है हुकूमतों को कि हमारा स्तर ऐसा ही है। इसीलिए एक वाइस चांसलर या यूनिवर्सिटी एक छात्र से कहती है कि आप यहां पढ़ने आए हैं, खुद तो पढ़ते नहीं थे, अब हम सिनेमा देखें यानी क्या करें, इससे भी आप तय करेंगे क्या? जो जवानी बिना किसी धरना प्रदर्शन में गए गुजर गई वो जवानी बेकार होती है। ये अगर आप विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को नहीं कह सकते तो बाहर दीवारों पर लिख दीजिएगा कि हम एक बेकार जवानी जी रहे हैं, क्योंकि वीसी साहब ने कहा तुम पढ़ने आए हो, तुम पढ़ना। भगत सिंह ने इसलिए शहादत नहीं दी थी कि उनकी फोटो घर घर में टंग जाए, इसलिए दी थी कि घर घर के लोग उनके जैसे सोचने वाले हम ख्यालात पैदा हो जाए। वो तभी पैदा होंगे कि जब आप धरने प्रदर्शन में जाएंगे, आप पुलिस वालों की भी तकलीफ समझेंगे। वो 18-18 घंटे ड्यूटी करते हैं, 7 दिन महीने तक उनको छुट्टी नहीं मिलती है। आप उनका भी सवाल उठाएंगे, आप पूछेंगे जाके कि भाई ऐसा क्यों है कि जो हमारी सुरक्षा में जो आदमी दिन रात लगा है उसे महीने में भी 1 दिन की छुट्टी नहीं मिलती है, तो वो कैसे सुरक्षा देगा? उसके परिवार कैसे बड़े होंगे? हम ताबूत पे शहादत का सम्मान तो बहुत करते हैं, ये सवाल करेंगे कि वो जो सैनिक वहां पर खड़ा है हमारे लिए जान देता है, उसके बच्चे को क्यों नहीं सबसे अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए? 18,000 रुपए के पगार में वो क्या हासिल कर सकता है? हम क्यों नहीं पूछते हैं ये सब? क्या सरकारों के पास पैसे नहीं है? पैसे नहीं है तो आपके मुल्क में चुनाव इतने महंगे कैसे हो गए? 20-20, 25-25 हेलीकॉप्टर कैसे उड़ते हैं? फोकट में किसके उड़ते हैं? कहां से आते हैं पैसे?
ये सवाल आप ना पूछें, इसीलिए टेलीविजन दिन रात हिंदू मुसलमान की बात करने लगा है। ये बात आप समझ लेना कि दूसरा एंकर नहीं आएगा बोलने के लिए, क्योंकि सबको हवा के साथ होना पड़ रहा है। क्या पता कल हम ही गायब हो जाए, है ना। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप अपनी अपनी जगह पे सवालों के लिए संघर्ष कीजिए, और इस सवालों के रास्ते में कोई राजनीतिक दल आए कोई बात नहीं, सब हमारे अपने हैं, और सवालों को लेकर संघर्ष कीजिए। एक हद से ज्यादा नफरत न पाए, नहीं तो हम सब एक खराब और हिंसक समाज में बदल जाएंगे। कौन मारा जाएगा, कौन मारेगा, ये हम दावे के साथ नहीं कर सकते। हथियारों का समाज है। जैसे ही अगर हम नफरत की बात करते हैं तो आप अपने बारे में सोचिए कि क्या आप वो शख्स हैं जो तलवार या बंदूक लेकर जाएंगे किसी को मारने? क्या आप वो शख्स हैं? क्या आप अपने बच्चे को इजाजत देंगे जाके तुम बंदूक लेकर किसी दूसरे समुदाय के लोगों को मार के आओ? कौन मरेगा? गरीब। एक धरना प्रदर्शन होता है, एक रैली होती है, एक नेता रैली बुलाता है, तो बड़े बड़े शहर के लोग, हम जैसे मिडिल क्लास लोग जो ट्विटर पे आजकल डेमोक्रेसी पैदा कर रहे हैं, कोई घर से बाहर नहीं निकलता है। लेकिन एक गरीब आदमी दूर से चलाता कि नेता के का भाषण है, किसी भी पार्टी के नेता की, क्योंकि उसकी आस्था लोकतंत्र में वो देखने आया है कि नेताजी इस बार अच्छा नहीं किए तो अगली बार इनको वोट देकर बदल देंगे, किसी दूसरे को लेकर आएंगे, वो ज्यादा पॉजिटिव है। ये जो गालियों का एक भक्ति काल आया हुआ, बताइए ऐसी भी कोई भक्ति काल आती है क्या? हमने तो सुना था कि भक्ति काल में मीरा पैदा हुई, सूर हुए। आजकल गाली देने वालों को भक्त कहा जाता है और भक्त भी बड़े खुश हैं। ये विभत्स काल है भाई, ये भक्ति काल नहीं है। ये लोकतंत्र में ये नए किस्म के बाहुबली हैं जो आपके लिखने पर फेसबुक पर आकर गंदी गंदी गालियां देते हैं, क्योंकि अब चारों तरफ किसी की भी ज्यादा लग गया है। चुनाव आयोग प्राप्त हो गया है तो वो पुराने वाले टाइप के बाहुबली चले गए, उनका स्वरूप बदल गया है। तो ये अब लिखने वाले बाहुबली आए, गाली देने वाले गुंडे। अब नेता इस तरह से ट्विटर पे गुंडे पालता है जो गाली देता है, और गाली देने वालों के खिलाफ बोलो तो कहता है कि आप बड़े सेंसिटिव हैं। अरे भाई, सेंसिटिव होना भी इस मुल्क में गुनाह हो गया क्या? तो क्या हम क्रूएल हो जाएं? क्या हो जाएं? पत्थर का? हर आदमी को सेंसिटिव होना चाहिए, पर पागल नहीं होना चाहिए। ये जो पागल बनाने का कारखाना टीवी और इंटरनेट से चल रहा है, थोड़ा सा सतर्क रहिए और अच्छी अच्छी बातें कीजिए, खूब विरोध कीजिए, खूब समर्थन कीजिए। ये बहुत ही हमारे भीतर की ताकत है। हमने ऐसे हजारों चुनौतियां झेली है, झेल रहे हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं। लेकिन ये सारा जो सिलसिला चल रहा है, इसको थोड़ा सा समझिए और मीडिया के डिजाइन को समझिए। वो ब्राजील, इंग्लैंड, अमेरिका, हिंदुस्तान, बाकी का मैं नहीं जानता, लेकिन बाकी भी यही हाल होगा बाकी जगहों पर भी। लेकिन ये जो खेल चल रहा है, इसमें आम आदमी की क्या होगा? इधर भी कोई गाली दे रहा है। देश का किसान परेशान है, वो परेशान ही रहता है। ठीक, कभी भी मैंने ट्विटर पे और फेसबुक पे नहीं देखा लोगों को किसानों की बात करते, कभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। अगर डेमोक्रेसी वहां पर है, लोग कहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी को वाइब्रेट कर रहा है। बताइए साहब, तुम गुंडे बदमाशों को लाके डीजे करा रहे हो, दो चार जो शरीफ लोग हैं वो भी बोलना बंद कर दिए हैं पार्टियों के नाम से, कि कुछ बोलेंगे तो पता चलेगा कि इधर से गाली पड़ी और फिर उधर से गाली पड़ी, तो वो लोग भी चुप रहते हैं। नहीं तो वो और समर्थन दिखाने के चक्कर में वो लोग भी ट्वीट का रिट्वीट करने लगते हैं। लेकिन उस रीट्वीट और ट्वीट में मजदूरों के सवाल आपको कभी नहीं दिखे। आपको कभी दिखे हैं? नहीं दिखे। लेकिन इसके मतलब क्या कि मजदूरों ने अपने सवाल छोड़ दिए? नहीं। अभी बेंगलुरु में क्या होगा, जब ईपीएफ का मामला आया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का, तो उसमें दो तीन बातें थी कि शायद उसकी ब्याज दर कम कर दी गई, तो सरकार ने ट्विटर पे चला कि ये तो बड़ा खराब है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो तुरंत वो उठा दिया।
लेकिन उसमें एक बात थी कि आखिरी पैसा आप तभी निकालेंगे, सर ठीक से मुझे याद नहीं है, कि जब आप 58 साल की हो गए तो बेंगलुरु की कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाली औरतों को जब वहां के किसी एक अखबार में छपी हुई खबर, छोटी सी खबर, भाषाई अखबार, अंग्रेजी हिंदी नहीं, हाँ कन्नड़ में नहीं, कोई समोसा जलेबी खाते वक्त या कोई किसी अखबार में जब औरतों ने देखा पड़ा कि वो तो पैसा नहीं निकाल पाएंगी क्योंकि वो 6,500 के पगार पे काम करती हैं और काम करते करते वो कुछ 10-20 हजार रुपये जब बचा लेती हैं तो वो पैसा निकाल के अपने गांव में जाके घर बनाती हैं या बेटी की पढ़ाई करती हैं या शादी वगैरह जो भी करती हैं। तो जब उन औरतों को लगा कि जिंदगी तो किसी काम की नहीं, क्योंकि जो पैसा हम बचा रहे हैं वो जिंदगी खत्म होने के बाद मिलेगा, तो हम किस काम के रहेंगे। तो हजारों की संख्या में औरतें निकल रही और मीडिया वही काम कर रहा था, ढूंढ रहा था इसका नेता कौन है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है इसमें नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। अब आप ये भी देखिए, ये आपके लिए भी सबसे बड़ा सवाल है कि जिन राजनीतिक दलों में आप इतनी आस्था व्यक्त करते हैं आंख बंद करके, वो राजनीतिक दल किसान और मजदूरों के सवालों पे इतने उग्र क्यों नहीं होते, वो क्यों नहीं थे वहां पे, कोई नहीं। तो बेंगलोर से वो आवाज उठी वहां से और 4 दिन तक जब जाम कर दिया, कमिश्नर साहब यही पता लगाने में लगे रहे कि यार कौन है इसके पीछे भड़काने वाला। जब नहीं पता चला तो सरकार ने भी, दिल्ली में बैठी सरकार को भी इस फैसले में बदलाव करना पड़ा। तो हम सब अपने समाज के हिस्से को छोड़ रहे हैं, किसान के हिस्से को छोड़ रहे हैं। हमारे अंदर इतनी सहनशीलता नहीं बची है कि एक दलित जो है उसको कार से बांध के नंगा करके उसको मारा जाए। किसी राज्य की बात नहीं, ये घटना बिहार में भी घट सकती है, बंगाल में भी घटती है, आपके उत्तर प्रदेश में भी घटती है, दिल्ली में भी घटती है, हो सकता है मेरे पड़ोस में। लेकिन मैंने बहुत कम लोगों में देखा है कि इसमें थोड़ी शर्मिंदगी का भी एहसास या ये नहीं होता। लोगों की चिंता क्या है कि इनको दलित बोलने से हम समाज को बांट रहे हैं। मार रहे हो तो उनको दलित बोल के, बचाते हो तो उनको दलित भी ना लिखे, और समाज उससे बट रहा है लिखने से। क्या लिखोगे वो? मारा ही गया जिसके कारण, जिसके रंग और जाति के कारण जिसको मारा गया, जिसको वंचित किया गया, वही लिखेगा किसको वंचित किया, किस कारण। तो ये तो एक फॉल्स शब्द राष्ट्रवाद जो क्रिएट किया जा रहा है, हम इंडिया हैं, ये हम हैं, हम सब भारत के साथ हैं। भारत में आप किस किस के साथ हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या आप लोगों के साथ हैं, सरकार के साथ? लोगों के साथ रहना सीखिए, अपने आप को कभी कभी जीरो समझना सीखिए, बहुत जरूरी है दोस्तों, वरना हम डेमोक्रेटिक नहीं हो पाएंगे। हमारी लोकतांत्रिकता हमारे भीतर की, आपकी हमारी कई तरह के संकटों से जुड़ रही है। हम ना तो सही सवाल पूछ पाते हैं, ना सही बातों को समझ पाते हैं, वो ये पूछने के लिए तैयार है। पूछना पड़ेगा कि अगर आपने लैपटॉप बांट दिया, आपने लैपटॉप ले लिया, इसके बजाय आप कॉलेज खोल दिए, इसके बजाय आप अच्छा स्कूल खोल दिए, स्कूलों में मास्टर रख दिए, क्यों नहीं पढ़ाएंगे मास्टर? 4 आदमी नहीं पढ़ रहे, क्या सारे मास्टर नहीं पढ़ाते? अगर सारे सरकारी स्कूलों में मास्टर नहीं पढ़ाते थे तो इतने लोग पढ़ कैसे लिए? बहुत सारे आज की तारीख में बहुत सारे IAS IPS ऑफिसर से लेके मंत्री संतरी तक सब सरकारी स्कूल में पढ़े थे। प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति भी सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़े होंगे। क्या उन मास्टरों ने उनको बिल्कुल सिलेक्ट नहीं बनाया कि वो प्रधानमंत्री बन जाए या राष्ट्रपति बन जाए? कैसे बन गए थे? तो सरकारी सिस्टम को कुचल के हम कर ये रहे हैं कि शिक्षा का जो अधिकार है उस पर एक साधन संपन्न वर्ग के लोगों का कब्जा हो जाएगा। कब्जा हो जाएगा तो क्या होगा? जैसे ब्रिटेन में और अमेरिका में 44 लाख रुपया या 40 लाख रुपया लेके कर्जा लेके आप स्टैनफोर्ड या हार्वर्ड में हिस्ट्री पढ़ने जाएंगे, कभी ना पढ़ेंगे। तो भारत में तो अभी भी एक चमत्कार हो जाता है कि सब्जी बेचने वाले का बेटा IIT कर जाता है,
रिक्शा बेचने वाले का बेटा IAS बन जाता है। ये अमेरिका इंग्लैंड में आपने सुना है? वो ग्रेजुएशन करेगा तब ना, कर ही नहीं सकता। आने वाले दिनों में यही होगा कि अमीरों के बच्चे ही ग्रेजुएट करेंगे और अमीरों के बच्चे ही कंपनियां चलाएंगे और अमीरों के बच्चे ही उन कंपनियों के CEO। तो देखने से जो ये कैपिटलिस्ट सिस्टम रखता है, ये दावा करता है कि हम बहुत फेयर सिस्टम, मैं किसी कम्युनिस्ट सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसी सिस्टम की खामियों को उजागर कर रहा हूं। ये बहुत प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है, कंपटीशन को। वो कहां करता है? उसने तो एक सिस्टम ऐसा बना दिया कि आबादी का एक हिस्सा आज जिंदगी पीढ़ी दर पीढ़ी बेटा ही बनता रहेगा या बेटा का बच्चा मैकेनिक बनेगा। जो हिंदुस्तान में अभी भी इतनी चुनौतियों के बावजूद ये जो करिश्मा हो जाता है, ये कुछ समझ में नहीं आता हमको। एक गरीब घर का बच्चा जिसे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, वो अचानक टॉप कर जाता है IAS के अंदर, वो अचानक IIT कर जाता है, वो BPSC में वो जज बन जाता है। ये करिश्मे बंद हो जाएंगे तो एक ऐसा सिस्टम बनता चला जाएगा जहां गरीब लोगों को वो मौके उपलब्ध नहीं होंगे। ये एजुकेशन लोन पे क्या हम लोगों ने कभी सामूहिक रूप से विचार किया कि पढ़ाने के लिए 5 एकड़ जमीन क्यों बेचनी पड़ रही? क्या कोई पार्टी अपने मैनिफेस्टो में इसकी बात करती नहीं? जो कॉन्ट्रैक्ट के टीचर लोग हैं उनको भी समझ में नहीं आता। आधे समय हिंदू मुसलमान में बिजी है। लाठी जब खा जाते हैं लखनऊ में, पटना में, तो फिर वो हल्ला करते हैं हमारे साथ अन्याय हो रहा, फिर वो चुप हो जाते हैं। कई साल से टीचर कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ा रहे हैं, हमारे टीचर हैं, उनको क्यों रखा है आपने? अगर योग्य नहीं है तो आपकी समस्या। या सारे लोग योग्य नहीं होंगे, जरूर उसमें से योग्य होंगे, तो उनको स्थायी नौकरी क्यों नहीं देते हैं? आप टीचर को लाठी पड़ती है तब आप आहत नहीं होते हैं, तब आपका राष्ट्रवाद आहत नहीं होता है। सिपाही को तनख्वाह कम मिलती है तब आपको राष्ट्रवाद आपका आहत नहीं होता है। सिर्फ वोट के लिए आहत होता है। किसके लिए आहत है? ये सब समझिए दोस्तों, वरना आजकल तो हम तरह तरह के अभियानों से घिर ही रहे हैं। जगाने के अभियान बहुत तरह से चल रहे हैं, भूतकाल भविष्यकाल इन सब चीज़ों की चल रही है, लेकिन हमें सही सवाल करना सीखना चाहिए। और जो हमारी पत्रकारिता का जो डिजाइन है उसको जरा गौर से देखिए। उसमें सवाल एक व्यक्ति के अच्छे या बुरे होने का नहीं है। हम ना भी रहें या जिसे आप बुरा समझते हैं वो ना भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो वो सिस्टम हो गया वो बहुत खतरनाक हो गया है, बहुत ही खतरनाक। और कैराना का मामला एक ऐसा मामला है जिसको सबको सोचना चाहिए। क्या कोई भी मारा जा सकता है। फ्रंट पे कोई सिपाही भी चले गए रोकने के लिए, वही मारे तो पता चला। उसके बाद वो ट्विटर पर रो रहे हैं कि हमारे शहीद हो गए, हम बड़ा सम्मान करते हैं, 2 दिन बाद भूल गए। वो ड्यूटी में शहादत हो, जिन हो तो हम सम्मान करते हैं। हमारे लिए जान देने से ज्यादा क्या सर्वोच्च सम्मान बलिदान हो सकता है? उसने अपनी ड्यूटी के लिए जान दी तो करो। अगर इतना ही है तो फिर सिपाही की ड्यूटी में जो शहादत करता है उसे भी शहीद करो और फिर सैनिक को भी शहीद और सब कुछ। लेकिन अगर किसी उसे झूठ के फेर में फंसा के उसकी जान दी गई, उसकी जान की चिंता तो करनी पड़ेगी। 7 साल लगे ब्रिटेन में चिलकॉट कमेटी ने अध्ययन किया। 7 साल लगे। 2003 में जब इराक पर हमला हुआ तो अमेरिका और ब्रिटेन और कुछ देशों ने मिलकर उसमें हमले किए, तो ब्रिटेन की सेना भी उस हमले में शामिल थी। और ऐसा पहली बार हुआ कि बहुत दिनों के बाद ब्रिटेन की सेना किसी दूसरे देश की स्वायत्तता संप्रभुता पर हमला करने के लिए और अतिक्रमण करने के लिए, कब्जा करने के लिए गई। इराक युद्ध में अनुमानित आंकड़ों के हिसाब से 4 से 5 लाख लोग मारे गए और जो लोग युद्ध से प्रभावित हुए वो अलग। और ये भी कहा जाता है कि जो अमेरिकी सैनिक थे या जो सैनिक गए थे उन्होंने जो युद्ध की विभीषिका देखी तो वो पागल हो गए, कई तरह के मनोरोग के शिकार हो गए। तो चिलकॉट साहब ने वहां के अधिकारी थे
उन्होंने उनको जांच का काम सौंपा गया और 6000 पन्ने की ये रिपोर्ट कर रहे थे। उसमें प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी काफी पूछताछ हुआ, उनके ईमेल वगैरह सब कम्युनिकेशन जब्त किए गए और ये पता किया गया और इसमें रिपोर्ट दी 7 साल बाद कि टोनी ब्लेयर ने ब्रिटेन की जनता से झूठ बोला, चिलकॉट ने इराक की जनता से माफी मांगी। जब ये 2003 के वक्त जो ब्रिटेन का मीडिया था वो युद्ध घोष में का उन्माद पैदा करने में लगा हुआ था। ये अपना सारे जितने इनको हम अच्छा समझते हैं, सारे युद्ध का उन्माद पैदा करने में लगे हुए थे। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था चिलकॉट साहब के साथ, तो ब्रिटेन के कुछ ज्यादा सैनिक शहीद नहीं हुए, तो 200 से भी कम है संख्या। तो उन शहीद सैनिकों के परिवार वाले आए, वो डायस पे बैठे थे और रो रहे थे। उन लोगों ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहा, टेररिस्ट, ये टेररिस्ट, इसने झूठ बोलकर बिना किसी आधार के इराक पर युद्ध किया और हम सैनिकों को वहां भेजा। राष्ट्रवाद का एक मतलब यह भी होता है कि फैसला, युद्ध का फैसला हमेशा सवालों से परे नहीं होता है। युद्ध के फैसले की भी जांच होगी और उस पर सवाल पूछे जाएंगे। ये उसी ब्रिटेन में ब्रेक्सिट के बाद हुआ जब वहां आर्थिक स्तर पर हाहाकार मचा हुआ और तब उसी मीडिया ने ब्लेयर को फ्रंट पेज पे लिखा कि ये झूठा है और ये आतंकवादी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सवाल पूछने के हर मौके का बचाव कीजिए और जो भी सवाल पूछ रहा है उसका बचाव कीजिए, क्योंकि जो आप नहीं पूछ पाते हैं वो हम जैसे थोड़े लोग पूछ लेते हैं। अगर आप हमारा बचाव नहीं करेंगे, आपका बचाव कोई नहीं करेगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। तो 7 साल बाद पता चलता है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अपने देश की जनता को गुमराह किया और एक गलत फैसला लेकर झूठ के आधार पर अपनी सेना को युद्ध में झोंका और लाखों लोगों को मार दिया गया वहां पर। क्या आप किसी तरह से इस पद्धति का समर्थन करेंगे कि कहीं की कोई ताकतवर सेना जाए और आम लोगों को लाखों की संख्या में मार दे? अगर आपने अपनी बुद्धि बेच नहीं दी है तो अलग बात, नहीं करेंगे। तो एक मीडिया का चरित्र है, इसको सही समय पे अध्ययन करते रहना कि आपको क्या परोसा जा रहा है, किस तरह से परोसा जा रहा है। बहुत मुश्किल काम है, हम लोग भी नहीं समझ पाते हैं कि क्या एजेंडा है, क्या प्रोपेगेंडा है, क्या प्लांट है, क्या पौधा है, मालूम नहीं। इसलिए डेमोक्रेटिक होना सिर्फ एक लोकतांत्रिक देश में पैदा होना नहीं होता है, इसके लिए आपको रोज संघर्ष करना पड़ता है। ये सबसे मुश्किल काम है। लोकतंत्र में एक अच्छा नागरिक होना, अपने माँ बाप के सामने अच्छा बेटा या अच्छी बेटी होने से भी मुश्किल काम। रोज हो सकता है कि आप चूक जाए, आपकी एक गलती हजारों लोगों को गड्ढे में डुबा सकती, गिरा सकती, मार सकती। इसलिए मेरे दोस्तों, आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं और जितनी भी क्षमता है, आप उसी के हिसाब से उतना ही काम करते रहिए, लेकिन लोगों के बारे में अच्छा सोचिए, खूब शिकायतें रखिए, खूब सारे सवाल रखिए, नफरत किसी से मत कीजिए और टीवी मत देखिए। ये मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, मजाक में नहीं बोल रहा। तो बंद कर दीजिए टीवी देखना पड़ेगा। मेरा भी प्रोग्राम मत देखिए, हाँ मेरा भी मत देखिए। मैं जब टीवी कह रहा हूँ तो सबको कह रहा हूँ। सो थैंक यू जॉन भाई। थैंक यू सो मच रमेश सर। कुछ सवाल है सर आपसे पूछे बिना हम नहीं आपको भेज पाएंगे। हमने सर दरअसल हमने आपके ट्विटर के बारे में बात जान चुकी हूँ, मुझे बताते हुए थोड़ा डर लगा है, पर हमने ट्विटर पे कैंपेन रन किया था और
देखिए, इस सवाल की, ये सवाल भी अपने आप में सवाल है, समस्या है, ठीक है। हम अक्सर जनता के रूप में ये समझते हैं कि चुनाव हो गया और हमने वोट कर दिया और हमारा काम खत्म हो गया। नेता भी मानते हैं कि वोट कर दिया गया कि आपकी जिम्मेदारी पूरी होगी, अब हम इनको 5 साल बाद इनसे मिलेंगे। सही लोकतंत्र तो वही होना चाहिए कि हम 5 साल के हर दिन सवाल पूछते रहे, हर दिन हम सवाल पूछते रहे। सवाल पूछने का फायदा ये होता है कि जो जवाब मिलता है तो उससे भीतर आपको सकारात्मक भरोसा पैदा होता है। हमने ये पूछा, सरकार बहादुर ने ये जवाब दिया, वो सही है या नहीं वो जानने का मौका मिलता है। अब अगर सवाल पूछना हम बंद कर देते हैं एक बार वोट देने के बाद, तो इनको वोट दे दिया अब हम उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, इसीलिए लगता है कि जनता को नेता कुछ नहीं समझता है और जनता जो है वो नेता को कुछ नहीं समझती है। इसके बीच में जो डेमोक्रेसी के जो सिस्टम है, इंस्टीट्यूशंस है, वो धीरे धीरे उनका पतन कर दिया गया, धीरे धीरे उनको खत्म कर दिया गया। अब उन संस्थाओं को फिर से आपको खड़ा करना पड़ेगा, फिर से लोगों को हर शहर में उन चौराहों की मांग करनी पड़ेगी जहां जाकर वो बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन कर सके। फिर से दिल्ली के वोट क्लब को जनता की रैली के लिए आरक्षित करना पड़ेगा और फिर से हर राजधानी में 10 एकड़ की जमीन मुहैया करनी पड़ेगी कि यहाँ पे लोग आएंगे लाखों की संख्या में और रोज आवाज उठा के जाएंगे, रोज प्रदर्शन करेंगे। परमिशन की क्या जरूरत होती है? एक निश्चित जगह पे जंतर मंतर को बनाने का वो डीसीपी तय करता है कि आप प्रदर्शन करोगे नहीं करोगे। आप वहां पर सुरक्षा दीजिए, वो बड़ा सा मैदान आपकी नागरिक जिम्मेदारी बनती है नागरिकों के लिए कि आप हर शहर में 10 एकड़ की जमीन आरक्षित करें, जहां पे जिसे जितनी भीड़ लाने का मन हो लेकर आए, पुलिस को सूचित करे, इजाजत की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वो धीरे धीरे वोट क्लब में कितनी बड़ी बड़ी रैलियां होती थी, चलो वोट क्लब, 10 लाख लोग पहुंच जाते थे और अखबार में तस्वीर छपती थी, तो लगता था ये जनता है, ये खेती जो आम बजट पेश हुई है और इसमें ये जो कमी है इसके खिलाफ है। वो जनता मंत्र में 500 वहां भी उनको जाने की इजाजत नहीं है। तो ये जो हम सवाल उठाने की प्रक्रिया को बंद कर देते हैं, तभी हमको लगता है कि हमारे नेता हमको कुछ नहीं समझते, तो वो ठीक बात नहीं है। हमारे नेता हमारे लिए भी जरूरी है, ये हमें ये अच्छी तरह से समझना चाहिए और नेताओं के लिए हम भी उतने ही जरूरी है। ये दोनों शून्य में तो नहीं रखते, एक दूसरे से दूर नहीं रखते, तो उनको जो दूर चले गए हैं हमको उस जमीन को रिक्लेम करना पड़ेगा, पकड़ के लाना पड़ेगा। नेताजी आइए इधर बैठे, उनको बिठाना पड़ेगा। And यहाँ भी ऑडियंस आपसे सवाल मैं आपके बातों से सहमत हूँ that we should avoid media, newspaper और मैगजीन टीवी में कितनी बकवास चल रही है, मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, यही मीडिया क्यों 10 दिन शीना बुरा को दिखाती है? यही मीडिया क्यों हमारे भारत की प्राइड, मोमेंट ऑफ प्राइड, इसरो, अग्नि, anything that is made of pride, which makes us pride of this nation, does not show. क्यों नहीं दिखाती है सवाल है, ताकि is it only because of their? सर देखिए, जो एक नफरत की आंधी चल रही है मीडिया की, नहीं देखने का मतलब है उसको पहचाने, और आपने इसरो का उदाहरण दिया। इस मामले में ना तो इसरो को शिकायत है ना आपको भी होनी चाहिए, क्योंकि इसरो को ठीक ठीक कवरेज मिलता है, उनको जगह मिलती है। लेकिन जो दूसरी और अन्य संस्थाएं हैं, मालूम नहीं, हो सकता है कि डेयरी डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो अच्छा काम कर रहा हो, तो वो नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि जब आप अखबार के पन्नों से रिपोर्टर को समाप्त कर देंगे, तो मैं अकेले भी क्या कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। मुझे जितनी चिट्ठियां आती हैं मैं उन्हीं को नहीं पढ़ सकता और कई बार मुझे बंद कर देना पड़ता है, मैं सो नहीं सकता। इतने सारे लोगों को मैं कवर नहीं कर सकता। ये जो स्टार सिस्टम पैदा किया गया है, दरअसल आपको एक सुपर जर्नलिस्ट के शक्ल में एक तोहफा दिया गया है, ताकि आपको पता न चले कि हमने मतलब कॉर्पोरेट और नेताओं के नेक्सस में जर्नलिज्म को खत्म कर दिया है। फायदे से तो मुझे बहुत अच्छा लगना चाहिए कि आप मेरा फोटो खींचें, ताली बजाएं, ट्विटर पे लाइक करें, लेकिन मैं आपके लिए बता दूं इसका नुकसान ये कि लोग फिर भी सिस्टम से परेशान हैं। वो किसके
पास जाएगा, किसान को अगर लगे कि ये चीज है, हो सकता है कि उस चीज की रिपोर्टिंग करने से उसी वक्त सरकार को फीडबैक मिल जाए और वो अपनी गलती सुधार करे। तो ना तो क्या सरकार भी नहीं जाना चाहती हो, या हम उसे वो मौका देने से बचे। ये करते समय एक रिस्क, ये जब करते समय क्या होगा, तो बहुत सारे रिपोर्टर उनके बीच की पत्रकारिता की प्रतिस्पर्धा होगी, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। उसकी कोई खबर ऐसे आ सकती है कि जो अखबार जिस सरकार यहाँ से सबसे ज्यादा विज्ञापन लाता है, वो खबर उस सरकार को गिरा देने की ताकत रखती है। तो सुपर जर्नलिस्ट पैदा करने से इस कन्फ्रंटेशन का बंद हो गया जो डेली डेली। अब आप एक आध आउट मुद्दे को लेकर लड़ते रहिए, जिसमें आपको दोनों ही दोषी नजर आएंगे, लेकिन दोषी तो वो होगा ना जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, हम उसका हिसाब कर रहे हैं ना, वो बच जाता है। तो ये हिंदुस्तान में तो हो ही गया, इसीलिए आप देखेंगे कि जो खबरें हैं वो स्पीड न्यूज में चल रही है। इसको मैं बदल नहीं सकता, लेकिन जो हो रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ, मेरे बस की बात नहीं बता दे रहा हूँ, यही बहुत बात है। तो आप दूसरे प्रेस के लोगों को यही वो ठीक इसका रिवर्स बोलेगा, ठीक इसका रिवर्स बोलेगा। तो हम सवालों को सही संबंध नहीं रखेंगे। कोई आदमी दिल्ली के 4 प्रवक्ता, वो क्या खेती पे भी बोल सकते हैं, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की। वही प्रवक्ता क्या इसरो पे भी बोल सकता है? नहीं बोल सकता। इसका मतलब है कि वो फेक बात करने के लिए आया, तू मैंने करने आया। क्या वही प्रवक्ता मौद्रिक नीति पे भी बोल देगा? ये कैसे हो सकता है? जिसके ज्यादातर मतलब ये तो सोचना पड़ेगा ना। उन्हीं दलों में अच्छे पढ़े लिखे जानकार सांसद हैं, सभी विषयों के नाम भले, लेकिन कुछ सांसद कुछ विषयों के बहुत ही अच्छे जानकार। उसी राजनीति में आज भी अच्छे सांसद बैठे हैं जिनसे पूछ के भले ही जवाबदेही ना मिले, लेकिन आपको समझदारी मिल सकती है बात करते समय कि हमारा नीति निर्माता, सांसद नीति निर्माता होगा। आजकल उसको किया जाता है कि आप ट्वीट कितना करते हो, ये एमपी का नाम है। वो ट्वीट और रिट्वीट कितना करता है, लाइक कितना करता है, ये एमपी का नाम है। बल्कि उसको ये बताना चाहिए कि वो संसद में जाकर उसने कितनी नीतियों के बनाने में भूमिका निभाई, ये अपनी जनता को बताना चाहिए। और जनता को भी यही पूछना चाहिए सांसद, जनता भी सांसद से गलत सवाल पूछती, उसको पूछना चाहिए कि आप जब संसद में गए सांसद, तो आपने कौन सी नीति बनाने में भूमिका निभाई? आपका भाषण जरा देते हैं, आप कौन सा अनुभव लेके? हम एमपी से पूछते हैं कि आपने फलाने का गेट नहीं बनाया, आप हमारी शादी में नहीं आए। उसको लगा के समय इतना इन्विटेशन दे आते हैं, क्यों आना जरूरी है, क्यों बुलाता है किसी एमपी? वो अपनी खुशी से आते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अगर दोस्ती है तो बात है। सारा एमपी एमएलए परेशान करने के समय 500 रुपया का लिफाफा बांट रहे हैं। दिन भर एमपी मार्केट की तरह, कभी इसके घर में रुके, उसके घर में रुके, 1500 जगह पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में शादियां होती हैं और बुला जनता को भी समझना पड़ेगा कि जिसे हमने विधायक चुना उसे किस लिए चुना। यही मैं कह रहा हूँ कि क्या हम लोकतांत्रिक, महान लोकतांत्रिक देश में, और क्या हम सही तरीके से लोकतांत्रिक हो पाए हैं? तो हम फिर खड़ंजा जो टूटा हुआ है, तो हम पार्षद को फोन करेंगे। उसके लिए हम प्रधानमंत्री का गुस्सा नहीं होंगे, प्रधानमंत्री का गुस्सा हम दूसरी नीतियों के लिए होंगे। ये नीति आपने सही नहीं बनाई जो आपने बनाई। हम इसके लिए नहीं गुस्सा होंगे कि ये सड़क टूटा हुआ है, जब से 2014 से सड़क नहीं बनी, ये उनका काम नहीं है। उस सड़क के लिए हम देखना पड़ेगा कि विधायक के अंदर में आता है कि ग्राम पंचायत के अंदर में आता है। तो हम भी सही सवाल नहीं पूछते, हर कोई एक दूसरे से गलत सवाल पूछता है। तो जवाबदेहियों को लेकर स्पष्टता हम नहीं बना पाए, जो इन 60-70 सालों में और मुखर और स्पष्ट होनी चाहिए, जो नहीं हुई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन नहीं जानता। पर किसी का गुस्सा किसी पे निकल रहा है, एमपी का गुस्सा एमएलए पे निकल जाता है, एमएलए का गुस्सा एमपी पे निकल जाता है। पता चला वो एमपी बेचारा बहुत अच्छा काम किया, वो चुनाव हार जाता है। क्या वो लहर आई है, कोई लहर आई है तो उसने हार लिया, वो क्यों हार गया? वो अच्छा काम कर रहा था, वो क्यों हारा? चुनाव आयोग जब अपना अधिसूचना जारी करता है, उसमें कहीं नहीं लिखता कि प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए या सरकार बनाने के लिए चुनाव। उसमें यही लिखा होता है कि 15वीं या 16वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव हो रहा है। इसका मतलब आपका लोड सिर्फ इतना है कि आप अपने अपने संसदीय क्षेत्र में सिर्फ इतना ही सोचेंगे जिसे वोट दे रहे हैं वो लायक या योग्य उम्मीदवार है या नहीं।
लेकिन मीडिया के जरिए इस पूरे चुनाव के डिस्कोर्स को कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा प्रधानमंत्री में सीमित कर दिया जाता है। ये सरकार बनाना वोटर का काम नहीं है, वोटर का काम है योग्य उम्मीदवार को चुनना। जो संसद में जाकर जो 545 लोग जमा हो गए, उनमें अगर इतनी हिम्मत है तो वापस चुनाव में आ जाए, नहीं तो मिलकर सरकार चुन लेंगे। चुन ले, जब 25 पार्टियों में गठबंधन हो सकता है तो 272 सांसदों में गठबंधन क्यों नहीं हो सकता? तो पहले हम हर, अब बरेली को क्या मतलब है दिल्ली से? बरेली बरेली के लिए चाहिए ना, अपने सांसद का हिसाब करें कि भाई उसने अच्छा किया है तो उसको हर हाल में जीतना चाहिए, वो क्यों हारना? ये जो आंधियों का सिलसिला है, मीडिया को डेमोक्रेसी को इवेंट में बदला जा रहा है। जब ये देख नहीं रहे, पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को इवेंट में बदला जा रहा है। तो जिमी कैमरे लगाए जाते हैं, एक इम्पैक्ट पैदा किया जाता है, एक खास तरह से नारे लगाए जाते हैं। क्या जो गरीब लोग आते हैं रैलियों में, क्या वो इस तरह से तारक बना के नाचते हैं? क्या वो नारे लगाते हैं? नहीं लगाते। तो ये इवेंट मैनेजमेंट की तरह डेमोक्रेसी को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये अच्छा है या नहीं है, लेकिन मुझे तो अभी तो मेरी समझ बुद्धि से लगता है कि अच्छा नहीं है। इसमें इतना एक को सुनने का मौका होता है, नेता को सुनने का, उससे सवाल पूछने का मौका होता है। उसके लिए हम मेला में थोड़ी ना वहां जाकर डांस करेंगे। कोई शाहरुख खान या श्रेया घोषाल का कॉन्सर्ट थोड़ी हो रहा है। लेकिन अब हर रैलियों का स्वरूप बदलता जा रहा है। चुनाव इतना महंगा होता जा रहा है, जिस तरह से जो उदाहरण में दे रहा था कि जो सिर्फ पढ़े लिखे बच्चों के लोगों के बच्चे, अमीरों के बच्चे ही यूनिवर्सिटी से पास आउट हो गए। अब अमीर और साधन संपन्न परिवारों के बच्चे ही विधायक और सांसद बन रहे। ये देख लीजिए कैसे आम और गरीब लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था से विस्थापित होता जा रहा है। ये आप देख लीजिए। अब वो वैसे उदाहरण आपको बहुत कम मिलेंगे जो निहायत ही गरीब आदमी हो, लेकिन इतना अच्छा नेता हो, उसने ऐसा काम किया और 10 साल देखने के बाद कि उस पार्टी के टिकट से 5 रुपया खर्च के भी पब्लिक में जिता कर भेज दिया। तो कमी है, नेता हमारी कमी का फायदा उठाता है और हम नेताओं की कमी का फायदा उठाते हैं। इससे नुकसान हमारे लोकतंत्र को। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक अगला सवाल आपने बिल्कुल सही बात, आपने बिल्कुल ठीक बात की, इसके लिए बधाई। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरा नेक्सस है यह केवल मीडिया का नहीं है, बल्कि मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, राजनेता और अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवाद है, जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स हैं। ये पूरे इराक युद्ध का जो आपने चर्चा किया है, आप जानते हैं, उस पर विस्तार चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये पूरा अमेरिका का कैसे यूरोप के देशों को मिलाकर के एक खेल है। ऐसे में जब देश की 70% आबादी किसानों की और बेहाल है, जिसको चुनाव में हर बार हर नेता कहता है, लेकिन वह किसान भी अपनी आवाज को नहीं उठा पा रहा है, राजनेता भी नहीं उठा पा रहा है, तो कैसे इस सवाल को उठाया जाए 70% किसानों के सवाल को? क्योंकि यहाँ बैठे हुए नौजवान अपने अपने घरों में जाकर के या अपने अपनी जगहों पर इस आवाज को उठा रहे हैं, लेकिन 70% किसानों की आवाज नहीं उठ रही है। उसको उठाने के लिए यहाँ बैठे हुए लोगों को आप क्या कह रहे हैं, क्या करें? अभी तो मैंने कहा, ये स्पष्ट है कि जब आप जो 1000 रुपया आप खर्चा कर रहे हैं और उसमें किसान और मजदूर की जब आवाज नहीं है, तो फिर आपको उसको सबक तो सिखाना पड़ेगा ना। यही 70% गरीबों ने बहुतों के दिमाग ठीक किए, मीडिया को भी ठीक कर देगा और इस नेक्सस को भी ठीक कर देगा। इसमें बहुत ताकत है। हमारे लोकतंत्र की यही खूबी है कि समय आने पर तो सबको ठीक कर देता है। दुख यही है कि नुकसान ये हो जाता है कि बहुत वक्त निकल जाता है, बहुतों की जिंदगियां बेकार हो जाती है। और ये बात सही है, हताशा होती है कि कहीं पे भी खेती को जानने वाला कोई रिपोर्टर नहीं है। ठीक है, तो अतिरेक में ये बात कह रहा हूं, भाई जब आपकी आवाज नहीं है तो आपको अखबार क्यों पढ़ते हैं? कीटनाशक दवा का विज्ञापन पढ़ने के लिए बंद कर दीजिए। फिर कह दीजिए संपादक को कि अगर हमारी आवाज नहीं है आपके टीवी में तो हम कनेक्शन कटवाते हैं। ये रोज रोज का जो तमाशा आप चला रहे हैं तो हमारे लिए नहीं है, जिनके लिए है तो उनके लिए आप देखें, तो फिर हम नहीं देखें। आपको गांव में भी लोग वही देख रहे हैं तो शहरों में लोग देखा करें। इन टीवी चैनलों के जरिए खास तरह का
एक माहौल बन रहा है, बनाएगा पूरी दुनिया में बना कि यहाँ क्यों नहीं बनेगा, यहाँ पे वही बना। पर कौन समझेगा ये बात और कौन किसको कहेगा? नहीं है सर, कहीं भी अगर सूखा जो बढ़ गया, उस सूखा में भी इस बार मैंने देखा कि ट्विटर पे ये बात चलने लगी कि इतने गांव है हिंदुस्तान में, उस गांव में लाखों गांव में इसका जो सूखा पड़ा है वो तो 0.1% गांव में भी सूखा नहीं पड़ा है, और इसको लेकर मीडिया इतना हंगामा कर रहा है। ये जिस मीडिया में, जिस सोशल मीडिया में किसानों के लिए कोई जगह नहीं हो, मजदूरों के लिए कोई जगह नहीं हो, वो मीडिया के भरोसे तो पहले भी नहीं था, और मीडिया के भरोसे आप अब भी नहीं है। तो आपको पता है कि हम समय पे आपको क्या करना है। बस यही है कि सही तरीके से आपको जानकारी नहीं पहुंच रही है। जैसे मैं ही पूछता हूँ कि मैं खुद जानना चाहता हूँ जो नीम कोटेड यूरिया है वो क्या बना है, मुझे नहीं मालूम है कि क्या बना है, कौन बताएगा? हो सकता है अगर अच्छी चीज है तो अच्छी चीज के बारे में बताइए। क्या आपने सवाल किया, किसानों ने पूछा कि नीम कोटेड यूरिया क्या होता है? जानेंगे कब? तो जानेंगे कैसे जब आपके सवाल होते हैं। ये जानबूझ के आपके सवाल नहीं है, जानबूझ के ये हफ्ता ये प्रक्रिया तेज हो गई। ये चली आ रही है 10-15 साल से, पता नहीं चल रहा था, लेकिन ये प्रक्रिया बस तेज हो गई है या फिर उसी रफ्तार से चल रही है। Sir, I have this next question. We take a quick one. We're running out of time. सर आपने कैपिटलिज्म के जो न्यूसेंस है उसको आपने हाईलाइट किया, जो प्राइवेटाइजेशन जो है। हालांकि मैं भी एक प्राइवेट कॉलेज का प्रोडक्ट हूँ, बट द थिंग इज दैट कि मैंने खुद अपने फेसबुक पेज पे बहुत सारे इश्यूज उठाए, एंड आई हैव नोटिस कि जो यूथ्स हैं दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड अबाउट दोस टॉपिक्स। जवान का ले लो, मीडिया के ले लो, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो मैं उसको बोल नहीं सकता हूँ यहाँ पे इतना हाईलाइटेड मीडिया पे, जो मैंने ऑब्जर्व है, जो कॉमन सेंस की बात है। अब ये थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा रोशनी, क्योंकि अभी आपने बताया कि आपने तो आपके अभी यहाँ पे बात हाईलाइट कर दिया, बट अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी और जर्नलिस्ट से बात पूछेंगे तो उसका रिवर्स बताएगा। तो बॉटम लाइन में और उसको किस हिसाब से वी कैन, यही तो चैलेंज है। सही सवालों को जगह नहीं मिल रही, सही कितनों को जगह नहीं मिल रही। आप ये तो एक टेंडेंसी है, ये 4 लोगों ने इसी कल्चर के रूप में फैलाया है। इसीलिए आपके आसपास के दोस्त उन सवालों पे चुप रह जाते, इसीलिए हम भी चुप रह जाते। ये सुविधा हो गई, एक संस्कृति के तौर पे इसका प्रसार किया गया। इसलिए जब आप लिख रहे हैं अपनी जगह पे, जरूरी नहीं है कि उसको, हो सकता है कि आपके दोस्त को ये बात ही समझ में ना आए। ये सवाल भी करना चाहिए कि हम क्यों 20 लाख रुपया फीस देकर पढ़ रहे हैं जब हमें नौकरी 5,000 रुपए की नहीं मिलनी है, क्यों पढ़ रहे हैं? और जो सरकार है तो क्यों नहीं उसी तरह का जो क्वालिटी है, या तो वो बहुत सुपीरियर। मैंने कहा कि प्राइवेट कॉलेज नहीं होना चाहिए, मैंने ये नहीं कहा, मैंने यही कहा कि आपने सरकारी कॉलेज को खत्म किया कि प्राइवेट कॉलेज आएंगे तो वहां क्वालिटी, कहाँ क्वालिटी है? तो ला के दिखाइए। आप ही तो कह रहे हैं, तो आपकी जो नेशनल संस्था है वो कहती है कि 70 या 50%, एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है, इतने प्रतिशत इंजीनियर एम्प्लॉयबल नहीं है, नौकरी योग्य नहीं है। ये कैसे? क्यों नहीं शिक्षक है? इसका मतलब आप प्राइवेटाइजेशन के नाम पे ठेकेदारी, नई किस्म की ठेकेदारी पैदा कर रहे हैं। जैसे आप खनन का ठेका देते हैं, वैसे इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का ठेका देते हैं। और नहीं है, कई जगहों पे शिक्षक नहीं है। और वो जब कुछ इंस्पेक्शन वाले जाते हैं दूसरे कॉलेज, मेडिकल में भी हो रहा है, जाते हैं टीचर वहां पर दिखाते हैं, डॉक्टर भी जाकर एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज घूमते फिर पैसा लेकर आ जाते हैं। सोचो दोस्त, हमारी भी जिंदगी बर्बाद हुई है, हम सब के बच्चों की जिंदगी बर्बाद, सोचना चाहिए। Thank you so much. कोई सोच नहीं रहा, लेकिन सोचेगा, बात करने से सोचेगा। आप जो कर रहे हैं, आपको कभी लग रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा कभी नहीं। फर्क पड़ता है तभी आपको फर्क पड़ता है, तभी आपने पूछा। एक को भी फर्क पड़ता है तो 1000 के फर्क पड़ने से बड़ा। कभी आप ये ना सोचिएगा कि आप अकेले हैं। I'm sorry, I'm afraid that is all the time.
हम लोग के पास सर टाइम बहुत कम है। हाँ मैं थक गया। बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए वीडियो से ऑलरेडी आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं। अभी नेक्स्ट टाइम सब लोग हम लोग दोबारा बुलाएंगे और बहुत सारे सवाल दोबारा से पूछेंगे। मस्त रहिए, पॉजिटिव रहिए। मैंने सारी बातें पॉजिटिव कही है। एक बार आप लोग कुछ भी सवाल उठाओ तो कहते हैं यार तुम बड़े नेगेटिव हो गए। नेगेटिव होना क्या होता है? डेमोक्रेसी में जब भी ये कोई सवाल बात करे ना, इसका मतलब कोई खतरा है। अगर आप सवाल नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि आप उस खतरे के पार्टनर हैं। याद रखिएगा इस बात को। थैंक यू। छोटा सा प्रोग्राम कम्युनिकेशन माइनस वहाँ पे Thank you so much for your time, sir. I will request the delegates to please keep sitting as some important announcements for you. किताब देखिए पूरा भी नहीं थैंक यू। Delegates, please keep seated.